Hello everyone, very good morning. Welcome to our new YouTube channel that is Daily Current Affairs Studio. दोस्तों ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में है और यहाँ पे हम जैसे रेगुलरली डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ डिस्कस करते हैं। आज थोड़ी सी कम न्यूज़ रहेगी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। कल रात को मैंने इसे रिकॉर्ड करके आपके लिए रखा। तो न्यूज़ तो हम इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारी कवर की जाएगी। पर जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं और कुछ और भी न्यूज़ होती है या एमसीक्यूज होते हैं वो आज के सेशन में नहीं रहेंगे, जो हम ऑफकोर्स आपके साथ मंडे को वापस एक बार लाइव डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं हमारे आज के इस सेशन को, हमारे आज के इस डिस्कशन को। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक या क्यूआर कोड है, सॉरी। सो इस डॉक्टर पुष्पक सर डेली करंट अफेयर्स स्टूडियो सीए स्टूडियो, यहां से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहां पे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को। बट बिफोर दैट एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहली न्यूज जो है वो है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली इंडोनेशिया गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, ऐसे 3 कंट्रीज का उनका विजिट है। अभी जो ऑस्ट्रेलियन विजिट है, इस ऑस्ट्रेलियन विजिट पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूरेनियम डिफेंस एंड इन्वेस्टमेंट डील्स के ऊपर बात की है। वैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की यूरेनियम डील ये 2015 के अंदर ही साइन की गई थी। उसी डील के बारे में कुछ चीजें फाइनलाइज करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्रीमेंट है। 2022 में हमने इसी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, तो वो भी रिलेशन हमारा ऑलरेडी इनके साथ है। अब देखिए, तब तक आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, उनका नाम क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। So India Australia finalized an administrative agreement on 9th of July to operationalize the 2015 ऑस्ट्रेलिया इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जो मैंने आपको मेंशन किया कि 2015 में ही एग्रीमेंट हमारा हो गया था, उसे ऑपरेशनलाइज करने के लिए यहां पे डील साइन हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक एग्रीमेंट करते हो, पर एग्रीमेंट को प्रॉपरली रेप्लिकेट करने के लिए, एग्रीमेंट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए वक्त लगता है। तो उसी वक्त की बात यहां पे की गई है, उसी के बारे में डिस्कशन यहां पे किया गया है। अब देखिए, इन 2015 ऑस्ट्रेलिया इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर यूरेनियम ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। यूरेनियम के भरोसे ही न्यूक्लियर कैपेसिटी चलेगी। अब इंडिया इज अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर पावर कंट्री। अब हमें पावर जनरेशन के अंदर भी जाना है और हमने ऑलरेडी 100 गीगावाट का एक टारगेट सेट किया कि बाय 2047 हमें न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट डेवलप करनी है। अब उसके लिए जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है वो भी इंडिजीनियसली हम खुद के बलबूते पे डेवलप कर रहे हैं। बट फॉर दैट यू नीड यूरेनियम, आपको यूरेनियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। और यूरेनियम पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, मींस पावर जनरेशन के लिए यूज किया जा रहा है, इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया। देखिए क्या है, जब लास्ट टाइम हमने यूरेनियम लिया था एक कनाडा से के, और हमने उसे यूज किया था फॉर न्यूक्लियर वेपन, तब हमारे ऊपर बैन लगाया गया था। मैं यस जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। पोखरण टेस्ट जब हमने की थी, उसके बाद इंडिया के ऊपर बैन लगाया गया था, बिकॉज हमने यूरेनियम परचेस तो किया बट उसका यूज पीसफुल पर्पस के लिए नहीं किया, हमने वेपन क्रिएट किया। उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई, इंडिया ने सारे रिलेशंस वापस एक बार बहुत बढ़िया तरीके से सारे कंट्रीज के साथ डेवलप किए है। अब वापस से हम यूरेनियम परचेस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम परचेस या यूरेनियम के रिजर्व्स बहुत बेहतर है, तो इसीलिए एंथोनी अल्बनीजी जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, इनके साथ ये एग्रीमेंट यहां पे साइन हुआ है। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल के कॉरिडोर ये भी क्रिएट किया जा रहा है। इसके बारे में मैं वापस एक बार आपसे बात करूंगा, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन सुपर अनाउंस the investment of AU $500 million. Okay, Australian dollar is a currency during its visit. So discussion covers critical minerals, green hydrogen, clean manufacturing, aviation, transport, financial services, and food processing. So Australian institutions are investing 500 million Australian dollars in India. So trade, इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम, ये सारे एग्रीमेंट जो है वो हमने साइन किए हैं। याद रखना, अगेन 2015 में हमने इसको साइन किया था। ट्रेड एग्रीमेंट जिसको एफटीए कहते हैं, 2022 में साइन किया गया था। अब क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम की चीजों को हम वापस से ऑपरेशनलाइज करने की यहां पे बात कर रहे हैं। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, 3 कंट्रीज के बीच में एसीआई टीआई पार्टनरशिप की बात हुई है।
ACITI ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप के, और इन तीनों कंट्रीज ने मिलके इसको डिसाइड किया हुआ है। स्पेशली एआई की बात करेंगे, ग्रीन एनर्जी की बात की जाएगी, क्रिटिकल मिनरल्स और रेजिलिएंट सप्लाई चेन फॉर दैट पर्पस। सो टेक्नोलॉजिकली, या फिर क्योंकि दोनों कंट्रीज कनाडा एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया, दोनों कंट्रीज की अगर बात करें, बोथ द कंट्रीज आर हैविंग ह्यूज रिसोर्सेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, दे हैव ह्यूज रिसोर्सेस। जो नेचुरल मिनरल्स की बात करेंगे हर टाइप का उनके पास बहुत रिसोर्सेस है, एज वेल एज पैसा भी बहुत है, टेक्नोलॉजिकली भी काफी एडवांस कंट्रीज है। इंडिया इज हैविंग वन थिंग विच नो कंट्री इज हैविंग, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। हमारा पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन याद रखना, ACITI एग्रीमेंट की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, एंड वी डिस्कस की एग्जैक्टली क्यों है। अब तीनों कंट्रीज के पीएम की बात तो कर लेते हैं, वैसे हमें सबको पता है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के, तो G20 समिट जोहान्सबर्ग में जब हुई थी तब इसको लेके बातचीत हुई थी, तब इस पार्टनरशिप को लेके अनाउंसमेंट हुआ था, और अब जाके ये पार्टनरशिप प्रॉपर तरीके से वर्किंग में आ रही है। अब जो विजिट हुआ अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारे पीएम साहब का, उसी विजिट के टाइम पे इसे फाइनलाइज किया गया। वैसे अनाउंसमेंट जिसे मैंने आपको मेंशन किया, G20 मीटिंग 2025 में जोहान्सबर्ग में हुई थी, उसी के टाइम पे। एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि इस बार का 2026 का G20 मीटिंग किस देश में ऑर्गेनाइज या किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते, गवर्नमेंट वेव्स कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी मींस बाहर कंट्रीज जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत के अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर ही कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटाने की बात की है। क्यों हटाने की बात की है? बिकॉज ये जो कंपोनेंट्स आते हैं, इन कंपोनेंट्स के भरोसे इंडिया में असेंबली सेक्शंस काम करते हैं। अगर मोबाइल्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, तो उन असेंबली सेक्शंस के लिए ये कंपोनेंट्स के ऊपर अगर हम टैक्सेस कम कर देंगे तो इंडिया में असेंबली विल बी वेरी चीपर, एंड दैट इज अ मेजर फैक्टर। इंडिया में अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि स्टिल वी आर इनटू असेंबली मोड, मींस हम असेंबल में ज्यादा काम कर रहे हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इसी पर्पस के लिए हो रही है ताकि बाहर कंट्री से लाने की रिक्वायरमेंट कम पड़े, पर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये काम करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक कस्टम ड्यूटीज जो है वो हमने रिमूव करवा दी है, एंड 31 ऑफ मार्च 2029 तक ये वैलिड रहेगा। अब यहां पे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है। So basic custom duty is a tariff levied under Custom Act 1962 on imported goods entering India. In the case of waiver covers good used in display module assembly of smartphones, laptops, wearables, smart TVs, automotive system, medical devices and industrial application. So इन purposes के लिए जो चीजों की requirement है उसके ऊपर की बात की है। अगेन याद रखना, ये कब तक के लिए माफ किया गया है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर हमारे लिए है। सो जरूरी पॉलिसी है। ऑब्वियसली एक बात बताना चाहता हूं, देखिए किसके ऊपर टैक्सेस लगाने नहीं लगाने, ये फाइनल डिसीजन हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री का रहेगा, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसके बारे में एडवाइस कौन देता है ये बहुत मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन चीजों में कोई दिक्कतें आ रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर किसी चीप इंपोर्ट की वजह से इंडियन बिजनेस हैम्पर हो रहे होंगे, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री कई बार रिकमेंडेशन देती है कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए या टैक्सेस बढ़ा दीजिए, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्सेस बढ़ा देती है। सपोज फॉर एग्जांपल हेवी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, और वहां पे कुछ कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट है ताकि मैन्युफैक्चरिंग की जाए, तो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हमारे पास है। जैसे लिथियम बैटरीज की बात हो रही थी, अगर वो बैटरीज ई व्हीकल्स में डालने की जरूरत पड़ रही है के, तो ऐसे टाइम पे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आएगी। पर वही अगर स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप में है, तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये मिनिस्ट्री यहां पे हेल्प करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने रिकमेंडेशंस देगी, और उन रिकमेंडेशंस के हिसाब से डिसीजन जो है वो डिसीजन फाइनली हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, इंडिया किर्गिस्तान लॉन्चेस मानस महाभारता स्टडीज सेंटर। ना मानस क्या है? मानस ये बहुत बड़ा एक ओल्ड पोयम है, बेसिकली पोयम मींस बहुत सारी पोयम्स है, उसका कंपाइलेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा एक मैं कहूंगा कि ओल्ड एंशिएंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इसे मानते हैं, जो किर्गिस्तान से बिलोंग करता है। तो किर्गिस्तान की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, उनके ट्राइबल कम्युनिटीज की स्टोरी ये मानस में है। तो काफी बड़ा रिटन
पोएट्री का कंपाइलेशन मानस है। उसी तरीके से महाभारता इंडिया की हिस्ट्री को बताता है, इंडिया के माइथोलॉजी को जस्टिफाई करता है। तो मानस और महाभारता दोनों कंट्रीज के जो स्टडी सेंटर क्रिएट करने की बात दो कंट्रीज ने की है। किर्गिस्तान की बात करेंगे तो बिश्केक इज द कैपिटल एंड सॉम इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। एंड इन दोनों कंट्रीज के बीच में 4 to 7 ऑफ जुलाई के इनके इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज मानस एंड महाभारता बिश्केक में इसका अनाउंसमेंट किया गया। तो मानस नेशनल एकेडमी इन किर्गिस्तान एंड सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन न्यू दिल्ली, इन दोनों के बीच में ये कोऑपरेशन साइन हुआ है, ध्यान रखना। Okay, so epic tradition of Manas is a Kyrgyz epic tradition, one of the longest oral epics in the world, longest oral epic in the world. And Mahabharata, Sanskrit epic from the ancient India, the two major Sanskrit epics like Ramayana and Mahabharata, we all know. तो यहाँ पे महाभारता की बात की जाएगी। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, मानस का कोई फुल फॉर्म नहीं है क्योंकि ये कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये बड़ा ओल्ड एपिक ट्रेडिशनल बुक है जो ओरल पोएम का कंपाइलेशन है किर्गिस्तान का। तो इसके बारे में सवाल पूछेंगे। और महाभारता के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ कि रामायणा के लिए, ये भी एक मेजर फैक्टर है। फिलहाल की सिचुएशन में रामायणा बहुत सारे लोग मार्क कर सकते हैं, फिलहाल जो चर्चाएं चल रही है, पर यहां याद रखना। सो दैट इज द मेजर फैक्टर ओवर हियर। अगेन Mahabharata is one of the two major Sanskrit epics of the ancient India. Language also matters a lot. और ये किर्गिज भाषा में है, उन्हीं के देश की भाषा, जिसकी बात यहां पे की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते। जिनीवा टू होस्ट ग्लोबल एआई समिट 2027। लास्ट ईयर इंडिया में एआई समिट ऑर्गेनाइज किया गया था कि हमने, अब मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था कि नहीं किया था इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बवाल बहुत हुए थे और कुछ इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने उसके बारे में कुछ कमेंट्स भी किए। तो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट यस, लास्ट टाइम द एआई समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। इस बार का जो एआई समिट है, इट विल बी इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड में से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो एआई समिट वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर। अब एआई समिट की शुरुआत हुई कहां से थी? 2023 में सबसे पहले इसे ऑर्गेनाइज किया गया था द बेलेचली पार्क, देन सेओल में 2024, देन पेरिस में 2025, देन न्यू दिल्ली 2026 के। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार जिनीवा के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट मींस अगर हम बात करें 2028 वाला विल बी इन यूएई के। देखो 2026 में ऑर्गेनाइज हो रहा है पर समिट इज ऑफ 2027, उस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये याद रखना। के सो दैट इज द मेजर फैक्टर ओवर हियर। तो यहां पे गड़बड़ नहीं हो, तो 2028 का जो है वो यूएई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऐसा भी अनाउंसमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एस्टिमेट्स 300 गीगावाट पीक पावर डिमांड नेक्स्ट ईयर। अभी हम बात कर रहे थे कि 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमें केवल न्यूक्लियर से डेवलप करनी है। तो इंडिया पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड प्रोजेक्टेड टू रीच 300 गीगावाट इन द फिस्कल 2027। इस साल 271 ये हमारी पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है। स्पेशली समर में ये डिमांड इतनी रिक्वायर्ड होती है। अब हमारी डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? एआई। एआई इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। डेटा सेंटर्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। जितना हमें लगता है ना एआई डेटा सेंटर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हेवी लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी बहुत बड़ा डिमांड रिक्वायर्ड सेक्टर है। अब ध्यान दो, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया तो पोल्यूशन कम होगा, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट है उससे होने वाले पोल्यूशन का क्या? उससे होने वाले पोल्यूशन का क्या? इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देगा। इसीलिए रिन्यूएबल के अंदर जाने की हमारी बात है कि रिन्यूएबल में जाते हैं या न्यूक्लियर यूज, क्योंकि रिन्यूएबल से इतनी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होने वाली है, तो न्यूक्लियर की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड दैट इज द मेजर फैक्टर ओवर हियर। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की रिक्वायरमेंट को लेके ये न्यूज यहां पे है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहां पे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एक बार पावर मिनिस्टर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। डीआरडीओ टेस्ट 60 किलोमीटर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, जो हमारे पास रॉकेट सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसकी टेस्टिंग करते रहनी पड़ती है। कि ऐसा नहीं कि एक बार टेस्टिंग कर ली छोड़ दिया, नहीं, वी नीड टू गो फॉर द टेस्टिंग रिपीटेटिवली। तो आपको एवरी मंथ किसी ना किसी एग्जिस्टिंग रॉकेट के टेस्टिंग का न्यूज देखने को मिलेगा।
तो वही पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम हमारे पास है चंदीपुर ओडिशा में, जहां पे यूजुअली डीआरडीओ टेस्टिंग करती है। So user defined minimum strike range of 60 kilometer and completed all planned in flight maneuvers before hitting the designated target। तो ये गाइडेड है। गाइडेड का मतलब है अगर टारगेट आपका मूव हो रहा है तो ये मिसाइल सिस्टम भी उसके हिसाब से मूव होगी, एंड दैट इज द फैक्टर। आप ध्यान दीजिएगा, दिस सिस्टम इज डेवलप्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन एसोसिएशन विद हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी डीआरडीओ की है, डीआरडीओ की लेबोरेटरीज है, और इन लेबोरेटरीज के द्वारा इसे क्रिएट किया गया। हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ इज इन महाराष्ट्र, पुणे में ये लेबोरेटरी है जिसके द्वारा इस पिनाका रॉकेट को डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर, एंड हमने यहां डिस्कस किया था कि मिनिमम स्ट्राइक रेंज 60 किलोमीटर के अंदर ये टेस्टिंग की गई, मैक्सिमम 120 तक का इसका रेंज जा सकता है। Now CSIR-NL completes design of Saras Mark II एयरक्राफ्ट। आप ये एयरक्राफ्ट देख सकते हो, सरस मार्क II एयरक्राफ्ट काफी हाई प्रोफाइल लग रहा है। इसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो CSIR की है बेंगलुरु में, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है। सो इंडिजिनस 19 सीटर लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए यूज, डिफेंस के लिए यूज नहीं हो रहा है। चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज चार्टर्ड प्लेन्स यूज करते हैं, तो ये इंडिया का इंडिजीनियस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए चार्टर्ड प्लेन की तरह। तो सरस मार्क II इसका नाम रखा गया, एंड इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन अथॉरिटीज। तो इंडिजीनियस 19 सीटर ये प्लेन है जो छोटे छोटे प्लेसेस को जोड़ने के लिए, उड़ान स्कीम जैसे स्कीम्स में छोटे जगहों पे जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन इट इज नॉट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, सीएसआईआर की जो एनएल लैब है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी विच इज इन बेंगलुरु, इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा। द मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ द सरस मार्क II इज टारगेटेड ऑन दिसंबर 2027। तो इसकी टेस्ट फ्लाइट जो है 2027 में होगी, उसके बाद फिर ये ऑफिशियल तरीके से आएगा। अब एयरफोर्स ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया इसे यूज करने के लिए, क्योंकि उनको भी अपने पर्सनल के लिए लगेगा, बट नॉट फॉर द डिफेंस पर्पसेस के, इट विल बी यूज फॉर द नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। अब उड़ान की बात कर ही रहते हैं, तो उड़ान स्कीम के तहत श्रीकाकुलम को एयरपोर्ट मिल रहा है। श्रीकाकुलम इज अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश। उड़े देश का आम नागरिक 2017 में हमने स्कीम को क्रिएट किया, 2036 तक ये स्कीम चलेगी। 2017 में पहला फ्लाइट उड़ान के अंदर उड़ा। स्कीम वैसे 2016 में लॉन्च हुई, स्कीम का लॉन्चिंग 2016 का है, स्कीम के अंदर पहली फ्लाइट जो 2017 में चली, अब 2036 तक इसे एक्सटेंड करने की बात की है। उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंदर हमारा मेजर पर्पस ये है कि इंडिया में ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स रहे। ये हमारा मेजर फोकस है कि एयरपोर्ट्स हमारे पास रहे और इन एयरपोर्ट्स के थ्रू कनेक्टिविटी देश के अंदर बढ़े। ग्रीनफील्ड का मतलब स्क्रैच से एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ब्राउनफील्ड का मतलब एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को थोड़ा रिवैम्प किया जाएगा। तो अब नया एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के अंदर और इसे परमिशन दी गई है। तो ये फैक्टर यहां पे आपके लिए बहुत जरूरी है। 1261 एकर्स के अंदर ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ये फैक्टर, एक बार एयरपोर्ट वर्किंग हो जाए तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रहेगी। अब ये बहुत लैंडमार्क न्यूज है। इंडिया लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट वंस वीकली इंसुलिन अवीकली इज अ नेम ऑफ दिस इंसुलिन। अब इंसुलिन आपको पता होगा डायबिटिक पेशेंट्स को लगता है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। आपने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा होगा, ज़ेवरेव को आपने देखा होगा, टेनिस के बड़े फेमस प्लेयर है, वसीम अकरम साहब क्रिकेट के पाकिस्तान के बड़े फेमस प्लेयर, ये सारे इंसुलिन ले लेके खेलते हैं के, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज जो मोस्टली आपको बुजुर्गों को देखने को मिलेगा, तो इंसुलिन बनता तो है बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है, कम क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि एज के साथ इंसुलिन जो प्रोडक्शन है कम हो गया। उस सिचुएशन में आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ सकता है या फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। अब जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है उनको डेली बेसिस पे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और सिर्फ एक बार नहीं, उनको सुबह शाम जब जब खाते हैं, जब जब कुछ खाएंगे, दे नीड टू टेक द इंसुलिन। अब इंसुलिन में दो टाइप होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाला इंसुलिन, एक लॉन्ग एक्टिंग वाला। शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग के शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है कि अभी आप खाना खा रहे हो तो उसके 5-10 मिनट पहले आप इंजेक्शन ले लीजिए, फिर खाना खाइए, तो वो बैलेंस हो जाएगा। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है
कि अगर आप रात में इस इंजेक्शन को ले रहे हैं तो पूरे रात भर वो आपके बॉडी पे प्रॉपरली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि कभी कभी रात में आपके बॉडी में सडनली शुगर बढ़ जाती है, तो उसे वो काम डाउन करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में ले रहे हो तो पूरे दिन भर में आपके शुगर को जो बढ़ रहा है इन बिटवीन सडनली बढ़ रहा है, क्योंकि खाते वक्त आपने मेडिसिन ले ली थी, आपने इंजेक्शन ले लिया था, तो वो उस टाइम के लिए कंट्रोल में था। बट जो पूरे दिन भर में चेंजेस होते हैं उसे कौन हैंडल करेगा? तो लॉन्ग एक्टिंग एंगल उसको हैंडल करता है। तो ये जो अवीकली नाम का है, ये क्या होगा कि आपको रोज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप वीक में एक बार ले लीजिए। सो ये बेजल इंसुलिन है, बस एक बार आपको वीक में लेना है। अभी जो इंसुलिन है इसके अंदर आइसोडेक नाम का इंसुलिन कंटेंट यूज करते हैं, और ये जो आइसोडेक है ये नोवो नॉर्डिस्क एक डैनिश कंपनी है, डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, इसने इसको बनाया हुआ है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आप सोचोगे सर बैंकिंग एग्जाम में हम क्यों पढ़े? भाई ये दुनिया का पहला वंस वीकली इंसुलिन है। हर फैमिली में, हर फैमिली में, ये नहीं कह रहा हूं कि आपके 4 लोगों के घर में ही, पर आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है हर जगह पे कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है। और डायबिटीज को लेके ना लोग बहुत ज्ञान देते हैं, इंडिया में वैसे भी लोग बहुत ज्ञान देते हैं, और डायबिटीज को लेके तो बहुत हद ज्ञान देते हैं। जिसका शायद 10वीं तक का भी एजुकेशन नहीं हुआ होगा वो भी ज्ञान देगा कि ये कर तेरा डायबिटीज कम होगा, वो कर तेरा डायबिटीज कम होगा। फाइनली डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है और वो बोलेंगे वही करना पड़ता है, बाकी किसी की बात सुनने में कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये लॉन्ग एक्टिंग है कि अवीकली ने इसको लॉन्च किया है टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2 डायबिटीज के लिए। अब कुछ जगह पे न्यूज सोशल मीडिया पे आ रहा है कि ये केवल टाइप 2 के लिए रहेगा, पर ऐसा नहीं है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों में, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है। देखिए, basal insulin is a long acting insulin used to maintain blood glucose level between the meals and during sleep। मैंने कहा था आपको कि रात भर, तो डेली बेसल इंजेक्शन रेजिम यूजुअली रिक्वायर्ड 365 इंजेक्शंस इन अ ईयर, क्योंकि आपको रोज लेना है ना, तो रोज जब आप डोज लोगे तो 365 डेज आपको अपने बॉडी को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। आप थाई पे ले रहे हो, पेट पे ले रहे हो, जहां कहीं भी ले रहे हो, ओके। अब वंस अ वीकली इसका मतलब केवल 52 इंजेक्शंस एनुअली आपको लेने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक खर्चा कम हो गया। और भाई इंसुलिन बड़ा महंगा भी आता है, बहुत सारी पुअर फैमिलीज इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो अगर आपके इंसुलिन के डोजेस कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली खर्चा भी कम होगा। और ऊपर से इसका जो 70 यूनिट का पैक है, 70 यूनिट्स का मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट, तो आपके घर में कोई होगा तो आप उसको पूछे कि दिन में आप 12 यूनिट ले रहे हो, 18 यूनिट ले रहे हो, 20 यूनिट ले रहे हो, तो 70 यूनिट का पैक केवल 2611 में आता है। 2611, इट इज 30 to 40% लोअर देन द एग्जिस्टिंग इंसुलिन कॉस्ट। तो ये सस्ता भी है, साथ में आपको इंजेक्शन कम भी लगने वाले हैं, पेनिट्रेशन भी कम है। आप किसी डायबिटिक पेशेंट को पूछे जो इंसुलिन लेता होगा, दैट पेनिट्रेशन इटसेल्फ इज की रोज अपने आप को दर्द दे रहे हैं, भले ही छोटा सा उसका निडल होता है पर दर्द तो होगा ना यार के। सो यू कैन इमेजिन दैट कि जिनको लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन लेना है उनके लिए कितनी बढ़िया और गुड न्यूज ये है। सो दैट इज द केस। सो इसकी सारी स्टडीज बहुत परफेक्टली हो चुकी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऐसे टाइप का यूएस में ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है, पर इंडिया ने टाइप 1 टाइप 2 दोनों के लिए लॉन्च किया, इसलिए दुनिया में सबसे पहले से लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, इसमें ना क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे इस कंपनी को लेके, या इस एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, ये भी एक सवाल आ सकता है। बेजल इंसुलिन की मैंने बात की थी, और ये किस कंपनी के द्वारा, तो नोवो नॉर्डिस्क इज अ डैनिश कंपनी जिसके द्वारा ये कंटेंट बनाया गया है, जिस कंटेंट को इस इंसुलिन में यूज किया जा रहा है, तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। आईआईटी मद्रास सीडैक टू मैनेज नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, बहुत ही जल्दी नहीं कर लिया इन्होंने के। बिहार वालों को पूछे, यूपी वालों को पूछे, बार बार ब्रिज गिरते रहते हैं के, स्पेशली इन बिहार। सो आईआईटी मद्रास और सीडैक ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के साथ मिलकर एक नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की बात की है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी एरा की मैं तारीफ नहीं करूंगा या किसी सर्टन कंट्री की तारीफ नहीं करूंगा, पर एक बात बताना चाहता हूं, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया के, विच वॉज वेरी बैड। उन्होंने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया, पर उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया ना, उसकी इंफॉर्मेशन आज भी उनके पास है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितने साल तक चलेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो गया, वो लोग कई बार भेजते हैं, कई बार हमें बताते हैं कि भाई ये हमने बनाया था पर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ नो यूज, यू नीड टू क्रिएट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल देते हैं, हमारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स वो खराब हो गई थी, हमें भी पता था, नो डाउट, उनसे भी हमें लेटर्स आए कि इट इज नाउ आउटडेटेड, यू नीड टू चेंज, अदरवाइज कभी गिर जाएगा।
हमारे लोग खुद बनाते हैं के, और 2 महीने बाद वो गिर जाता है और कहते हैं कि हो जाता है, बारिश बहुत हो गई, ये बहुत हो गया। भाई तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो सारी टेस्टिंग तो की होगी ना, बारिश में कैसी सिचुएशन आएगी, हेवी वाटर फ्लो में आप कैसे सर्वाइव करेंगे। सो दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा भी नहीं है। कि एक होता है ना कि दिल लगा के काम करना, एक आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसे बहुत जस्टिसेबल तरीके से निभाना। ठीक है, ब्रिज गिर सकते हैं, मान लेते हैं, बट आपने बनाया तो आपने सारी टेस्टिंग तो करनी चाहिए थी। कि उसके लिए कुछ आपके पास सिस्टम तो होनी चाहिए थी। अब उसके लिए किसे ब्लेम करें? हमेशा मिनिस्टर्स को ही ब्लेम करते हैं हम लोग, नो डाउट, क्योंकि वो मिनिस्टर है तो वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। बट व्हाट अबाउट द इंजीनियर्स? क्योंकि गवर्नमेंट के इंजीनियर्स है, पढ़ लिख के एग्जाम क्रैक करके आप इंजीनियर बन रहे हो, किस चीज के लिए बन रहे हो? एग्जाम क्रैक की ना आपने, आपको गर्व है उसका कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो उस गर्व को रेप्लिकेट तो करो। करते क्या हो? एंड दैट इज द मेजर फैक्टर ओवर हियर। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे आईआईटी मद्रास और सीडैक सामने आए, उन्होंने कहा कि चलो हम सिस्टम क्रिएट करते हैं कि इंडिया के सारे ब्रिजेस की हेल्थ हम चेक करेंगे। इससे शायद एक अच्छा कि देखियो यहाँ पे ट्रैक मूवमेंट, स्ट्रेस, वाइब्रेशंस, अदर मेजरेबल पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स चेक होंगे, और किस ब्रिज की हालत कैसी है, क्या वो सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग इनका होगा। और इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी बनेगी जिसकी रिक्वायरमेंट है। देखो, गलतियां होती है, सारे गवर्नमेंट से सबसे गलतियां होती है, पर उन गलतियों को सुधारने के लिए आप क्या करते हो, तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसकी सुधारने की यहाँ पे बात की है। देखिए, ये मैंने कोलैप्स वाले एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और इसी के बाद ये निर्णय लिया गया। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड बिकम द 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट। के हमारे देश में एक पॉलिसी है, उल्लास प्रोग्राम। उल्लास का मतलब है दैट इज अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। हमने इस पॉलिसी को 2022 में लॉन्च किया, उल्लास को। ये 2027 तक काम करेगी। हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसी पॉलिसी के बाद फिर हमने उल्लास प्रोग्राम लॉन्च किया। उल्लास प्रोग्राम का पर्पस है कि फुल लिटरेसी हमें क्रिएट करनी है। सो 2022 टू 2027 इंडिया के सारे यूनियन टेरिटोरीज में फुल्ली लिटरेसी आ चुकी है। सारी यूनियन टेरिटोरीज, यहां पे बात हो रही है स्टेट की। अब बहुत सारे लोग यहां पे गड़बड़ करेंगे बिकॉज यूटी में सब कुछ आ चुका है। स्टेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेट जो उल्लास के अंदर फुल्ली लिटरेट बना वो मिजोरम है। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम, ये स्टेट फुल्ली लिटरेट बन चुके हैं। और अभी बात हो रही उत्तराखंड के अंदर, ये अचीव किया गया है। सो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब, जिनका फोटो यहां पे आपको दिख रहा है, उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और उत्तराखंड के उत्तराखंड के जो गवर्नर है के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर, इन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया। तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन, उल्लास का फुल फॉर्म, 2022 में उल्लास लॉन्च हुआ, 2027 तक हमें पूरे देश को फुल्ली लिटरेट करना है। फिलहाल 6 स्टेट बन चुके हैं। पहला मिजोरम था, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम, लेह लद्दाख जैसी यूनियन टेरिटोरीज, पुदुचेरी, ऑल दीज यूनियन टेरिटोरीज अचीव दिस फुल लिटरेसी। आगे बढ़ते, दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्स 8300 करोड़ क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली प्रोजेक्ट विद वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और जिसमें वर्ल्ड बैंक इनको सपोर्ट कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ई व्हीकल वाली एक पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, रोड, डस्ट, कंस्ट्रक्शन, सारी चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ग्रीन स्पेसेस, सबको मिला के ये एक पॉलिसी है, क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली। और उसके लिए 8300 करोड़ की पॉलिसी, जिसके वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। 65% फंडिंग विल बी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, 35% विल बी फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये बात है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। SBI decided to acquire नेशनल हाउसिंग बैंक्स 10% स्टेक्स इन RMBS। अब ध्यान दीजिए, NHB के शेयर्स SBI नहीं ले रही है। NHB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, RBI उसको रेगुलेट करती है। RMBS इज रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी नाम की एक अथॉरिटी है कि सिक्योरिटी, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज को मेंटेन करते हैं, और एनएचबी इसको चलाती थी। बेसिकली एनबीएफसी है, तो एनएचबी के इसमें 10% शेयर्स थे। अब वो 10% शेयर्स एसबीआई ले रही है, तो एनएचबी को पैसा मिलेगा, एनएचबी इससे बाहर निकल जाएगी, और एसबीआई अब इसके मैनेजमेंट का हिस्सा बनेगी। सो एनएचबी शेयर होल्डिंग ऑफ आरडीसीएल रिड्यूस फ्रॉम 39% टू 29%। सो एनएचबी के पास कि जो
10% थे वो इनके पास जाएंगे, तो देयर विल बी 29% शेयर्स विद एनएचबी। नेशनल हाउसिंग बैंक इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारे पास नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्सिम, नैबफीड ऐसी 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इन सारी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई रेगुलेट करती है और ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो इसी सेलिंग की बात हुई है। ध्यान दीजिएगा, आरएमबीएस में बेसिकली कुछ बैंक्स के भी शेयर्स है, जैसे अभी एसबीआई के आ गए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसीज के, एलआईसी के शेयर्स आपको हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दिखाई देंगे, एलआईसी के शेयर्स आ ही जाते हैं। UNCTAD, India's FDI inflow surged 44% in 2025. UNCTAD, United Nation कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के इनका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आया और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 44% एफडीआई इंक्रीज हुआ 2025 में, ऐसा उनका कहना है। अब देखिएगा एफडीआई इनवर्ड के, तो इनका डेटा यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सो $28.1 बिलियन। सो ग्लोबल रैंकिंग देखो, ग्लोबल रैंकिंग जो है वो हमारी पहले 8 थी, 16 हो गई, अभी 11th है। सो ग्लोबल रैंकिंग वाज वेरी गुड के, बट द ग्लोबल रैंकिंग ड्रॉप डाउन के, अभी वापस एक बार इंप्रूव हुई है, तो 38.9 बिलियन का के आउटवर्ड जो देश से बाहर जा रहा है वो 35.7 बिलियन। तो ग्लोबल रैंक इन द होम इकोनॉमी इज 18, तो ग्लोबल रैंक हमारी थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूव हुई है, तो ये यूएनसीटीएडी का रिपोर्ट है। दोस्तों लास्ट न्यूज की तरफ आता हूं मैं। RBI approves NS Viswanathan's reappointment as a Axis Bank non-executive chairman until 2029। HDFC के भी अभी चेयरमैन साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका भी नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वो हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, अब एक्सिस बैंक भी प्राइवेट बैंक है, इसके अंदर भी एस विश्वनाथन साहब को रीअपॉइंट करने की बात की है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर टर्म, तो ये भी जरूरी होगा हमारे एग्जाम के लिए। अमिताभ चौधरी सर एमडी सीईओ है, 1993 में एक्सिस बैंक को क्रिएट किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी करंट अफेयर्स की आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हम आज डिस्कस नहीं कर पाए, पर मैं नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, हमारे लाइव सेशन डायरेक्टली अभी मंडे को होगा, तो मंडे मिलते हैं लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।